एक शहर में शांति नाम की महिला रहती थी। वो एक रिटायर्ड जज थी। उसके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और माधव। उसने अपने बेटों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया था और कुछ समय बाद उनकी शादी भी पढ़ी लिखी लड़कियों से कर दी थी। शांति की सबसे बड़ी बहू पायल डॉक्टर थी और मंझली बहू सुनीता सरकारी वकील और सबसे छोटी बहू उर्वशी पुलिस अफसर थी। वो तीनों जब भी किचन में एक साथ होती थी तो उन तीनों में खाने को लेकर झगड़ा होता रहता था। आप दोनों को मैंने कितनी बार समझाया है कि मुझे पुलिस स्टेशन जल्दी जाना होता है, तो पहले खाना मुझे बनाने दिया करो। अच्छा, तो मुझे भी हॉस्पिटल टाइम पर जाना जरूरी है। मैं दिन भर लोगों की जान बचाती हूँ, तेरी तरह नहीं कि पूरा दिन स्टेशन पर बैठकर टाइम पास करूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो पायल दीदी। वैसे भी इससे मुजरिमों को कहाँ पकड़ा जाता होगा। आप दोनों अपनी हद में रहो, वरना मैं तुम दोनों को जेल में बंद कर दूंगी। तभी वहां शांति आ जाती है। अरे क्या हो गया, तुम तीनों क्यों हमेशा लड़ती रहती हो? देखो ना माँ, ये दोनों मुझे खाना बनाने नहीं दे रहे हैं। मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। तुम तीनों मिलजुल कर खाना क्यों नहीं बना लेती? लेकिन वो तीनों शांति की बात पर ध्यान नहीं देते और वो तीनों फिर से आपस में बहस करने लग जाते हैं। तीनों को ऐसे लड़ता हुआ देख शांति वहां से चली जाती है। शांति अपने बेटों से बात करती है। तुम तीनों इनको समझाते क्यों नहीं हो? जब देखो ये तीनों आपस में लड़ती रहती हैं। अरे मैं भी तो एक जज थी, लेकिन घर में कभी इस बात का रौब नहीं दिखाया। माँ, तुम ही तो चाहती थी कि हमारी शादी सरकारी नौकरी करने वालियों के साथ हो। अब भुगतो, हम तो खुद इन तीनों के झगड़ों से परेशान हो गए हैं। एक दिन जब तीनों बहुएं अपने काम से वापस आती हैं, पायल दीदी, फ्रिज में जो दूध रखा था वो कहाँ गया? अरे क्लिनिक से आते ही ना मैंने उसकी कॉफी बनाकर पी ली थी। वो दूध मैंने अपनी चाय के लिए छोड़ा था। अगर आपको कॉफी पीने का इतना शौक है ना, तो अपने लिए अलग से दूध लेकर आ जाया करो। अरे दूध के पैसे क्या तू अकेली देती है? तभी वहां उर्वशी आ जाती है। पायल दीदी, अपने साथ ना मेरी भी एक चाय बना देना। आज मैं बहुत थक गई हूँ। अरे आज सारा दूध पायल दीदी कॉफी बनाकर पी गई है। और इसके बाद उनमें फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। उनकी आवाज सुनकर शांति वहां आ जाती है। अरे अब क्या हो गया जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? मैं बाहर लोगों को बोलती हूँ कि मेरी तीनों बहुएं आपस में बहुत प्रेम से रहती हैं और तुम लोग यहाँ कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रही हो। लेकिन उन तीनों पर इस बात का कोई असर नहीं होता और वो बहुत देर तक झगड़ते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद शांति से मिलने उसकी दोस्त आती है। अरे मीना, कैसी हो तुम? तुमसे मिले तो बहुत समय हो गए। मैं तो ठीक हूँ। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। शांति, तुम्हारी कोई बहू दिखाई नहीं दे रही। अरे मेरी सबसे बड़ी बहू डॉक्टर है और मंझली बहू वकील और सबसे छोटी बहू पुलिस में है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तो इतनी अच्छी बहुएं मिली हुई हैं। लेकिन मीना मन ही मन शांति से घृणा करती है, क्योंकि शांति अपनी मेहनत से जज बन गई थी और मीना ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई और अब उसकी बहुएं भी सरकारी नौकरी वाली थी। मीना मन ही मन सोचती है, अगर मैंने इसके इस खुशहाल परिवार को नहीं तोड़ दिया तो मेरा नाम भी मीना नहीं। अब मीना रोज बहुओं के जाने के बाद शांति से मिलने आया करती थी और शांति को उसकी बहुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती रहती और बातों ही बातों में उन तीनों के खराब व्यवहार के बारे में उसे पता चल जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इन तीनों को आसानी से एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकती हूँ और इस घर के टुकड़े करवा सकती हूँ। अगले दिन मीना शाम को घर पर आती है और तीनों बहुओं से मिलती है
और एक एक करके वो सबके कमरे में जाती है। आइए आंटी जी। पायल, तुम पूरा दिन हॉस्पिटल में काम करती हो, तुम कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती अपने लिए? आखिर घर में सबसे ज्यादा कमाने वाली भी तो तुम ही हो। अरे आंटी, मैं तो कब से सोच रही हूँ, लेकिन ये माँ जी है ना, कभी मेरी बात ही नहीं मानती। और मीना पायल को उसकी सास और दोनों देवरानियों के खिलाफ भड़काने लगती है, और इसी तरह वो सुनीता और उर्वशी को भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती है। अगले दिन, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए, मैं और एक दिन भी इन दोनों के साथ नहीं रह सकती हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। घर का बंटवारा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ माँ जी, ये ठीक कह रही हैं, मुझे भी इन दोनों के साथ यहाँ पर रहना नहीं है। शांति सोचती है, ये तीनों कभी एक बात पर सहमत नहीं होती, तो आज ऐसा क्या हो गया? जरूर ये मीना का ही किया धरा है। आप क्या सोच रही हो माँ जी? अगर तुम तीनों एक साथ नहीं रहना चाहती हो तो ठीक है, तुम तीनों ये घर छोड़कर जा सकती हो। वैसे भी तुम्हें अपनी सरकारी नौकरी पर बहुत घमंड है ना। ये कैसी बातें कर रहे हो आप माँ जी? आप हमें इस घर से निकाल नहीं सकते। अगर तुम वकील हो तो मैं भी जज, रिटायर्ड जज हूँ, मुझे सभी कानून अच्छे से पता है। तभी वहां शांति के बेटे भी आ जाते हैं। अरे यहाँ क्या हो रहा है? बाहर तक तुम्हारे झगड़ों की आवाजें आ रही है। देखो ना माँ जी, हम तीनों को घर से जाने के लिए बोल रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर अब इस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ करेगा। अपने पतियों की ऐसी बात सुनकर वो तीनों अपनी सास से माफी मांगती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो मीना आंटी के कहने पर मैंने ये सब किया। अरे मुझे भी उन्होंने ही आपके खिलाफ भड़काया था, और मुझे भी। मुझे पता है कि ये सब उसी का किया धरा है, लेकिन तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसकी बातों में कैसे आ गई? माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम अब से कभी झगड़ा नहीं किया करेंगे और ना ही अपनी नौकरी का घमंड करेंगे। हाँ माँ, हमें माफ कर दो, आने दो उस मीना को, उसको सीधे जेल में उठाकर डाल दूंगी और मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। नहीं बेटा, आज उसकी वजह से ही मुझे एक बड़ा कदम उठाने का मौका मिला, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। और अब वो सभी प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने लगे थे। पहाड़ों में ससुराल। सुबह के 11 बजे थे। रूहानी सुबह का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में दो दो रजाइयों में सोई हुई थी। अरे बहू, बेटा, अपने लिए और हमारे लिए एक एक कप कहवा बना दे। रूहानी का रजाई से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी वो बेमन से उठती है। माँ, अभी कुछ देर पहले ही तो खाना खाया था। हाँ हाँ बेटा, ये लेह है, तुम्हारी दिल्ली नहीं है, यहाँ ठंड से बचने के लिए ये सब करना पड़ता है। रूहानी गर्म गर्म कहवा बनाकर लेकर आती है। जल्दी से पी ले, फिर हमें पास में से ही थोड़ी लकड़ियां लानी है। कुछ दिनों में बर्फबारी होगी तो बाहर नहीं जा सकेंगे और लाइट भी चली जाती है, फिर ये लकड़ियां ही काम आएंगी। घर में अंगीठी जलाकर आराम से बैठ सकते हैं। रूहानी की शादी हुए अभी 1 महीना हुआ था। उसे इतनी ठंडी जगह की आदत नहीं थी। लेकिन माँ, आज तो बहुत ठंड है और मेरे हाथ पैर सब ठंडे पड़ रहे हैं, बाहर कैसे जाएंगे? अरे बेटा, पहाड़ पर जब चलेगी ना तो सब गर्म हो जाएगा। रूहानी अपनी सास के साथ लकड़ियां लेने के लिए चली जाती है। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? हाँ, कहाँ फंस गई? अच्छा, मुझे ही लगी थी पहाड़ों में शादी करने की। सोचा था ठंडे पहाड़ों में रहूंगी और गर्मी भी नहीं लगेगी, ऊपर से स्नोफॉल देखूंगी। लेकिन यहाँ ठंड के मारे तो मेरी हालत खराब हो गई है, हड्डियां तक ठिठुर जाती हैं। धूप देखने के लिए तो मैं तरस गई हूँ।
रूहानी सास को अपनी हालत के बारे में बता रही थी और उसकी सास खिलखिलाकर हंस रही थी। अब मुझे समझ आया, मैं पहाड़ी जीवन को आसान समझ रही थी, लेकिन असल में वो बिल्कुल अलग है। अजय सही कहते थे, मैंने ही उनकी बात नहीं मानी। रूहानी और अजय कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से मिले थे, जहां अजय की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली शहर आया था। अजय ने रूहानी को बताया था कि वो लेह से है। अरे वाह, आपका घर कितनी अच्छी जगह है, मस्त पहाड़ों के बीच ना, कभी गर्मी तो पड़ती ही नहीं होगी। वाह, ऊपर से स्नोफॉल, आहा, कितना मजा आता होगा ना आपको। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वहां ठंड से हालत खराब हो जाती है। अब ऐसे ही दोनों के बीच ऐसी ही बातें होने लगी थी और रूहानी अजय से लेह के मौसम के बारे में पूछकर बहुत खुश होती थी। यार तुम कितने लकी हो ना, इतना ठंडा मौसम, वाह, तुम तो हमेशा स्नोफॉल देखते होंगे ना। काश मैं भी ऐसी जगह पैदा होती। अरे पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ, पर तुम भी रह सकती हो मेरे साथ। तुम एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। रूहानी शादी की बात सुनकर बहुत खुश होती है। उसके बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ समय के बाद दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अजय को लेह में एक सरकारी स्कूल के टीचर की नौकरी मिल जाती है। दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं। अरे बेटा, लेह तो बहुत दूर है, ऊपर से पहाड़ी इलाका है। पता है तुझे वहां कितनी ठंड पड़ती है? तू कैसे रहेगी वहां? नहीं नहीं नहीं, मैं तेरी शादी वहां नहीं करवाऊंगी। अरे माँ, पहाड़ों की वजह से ही तो मैं बोल रही हूँ। ऊंची ऊंची वादियों में मेरा ससुराल होगा। सोचो ना, हर रोज स्नोफॉल। वाह, कितना अच्छा होगा माँ। प्लीज आप पापा से बात करो ना। एक शाम रूहानी के माता पिता अपने कमरे में थे। जी मैं क्या कह रही थी, आपकी लड़की ना एकदम बावली है। कहती है कि शादी करेगी तो किसी पहाड़ी लड़के से। अब आप बताओ, ऊंचे पहाड़ पर ससुराल चाहिए? इसे अब आप ही समझाइए ना। इसे मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ कि वहां पर बहुत दिक्कतें होती है पहाड़ों पर यह है कि मान ही नहीं रही। अच्छा सही है, वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो गई है। रिश्तेदारों को बोल कर देखो, अगर कोई अच्छा लड़का हो तो। जी वैसे तो अब पहाड़ों पर काफी तरक्की हो गई है। और क्या, पहले से बहुत बदल गया है पहाड़ी जीवन। जी वो रूहानी बता रही थी कि उसके साथ एक लड़का पढ़ता था। अब वो सरकारी टीचर है लेह में और उसका घर भी वहीं है। अगर आप हाँ करते तो हम उससे बात करें। अरे अगर रूहानी को लड़का पसंद है तो ठीक है, हम एक बार लड़के के घर वालों से मिल लेंगे। अगर सब ठीक लगा तो ठीक है। दूसरी तरफ अजय भी अपने घर वालों से बात करता है और दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद रूहानी की अजय से शादी हो जाती है और वो दिल्ली से लेह अपने ससुराल आ जाती है। तभी अचानक रूहानी की सास आकर रूहानी के कंधों पर हाथ रखती है और रूहानी अपने सपने से बाहर आती है। अरे बेटा, कब से आवाज लगा रही हूँ, ध्यान कहाँ है तेरा? हाँ, कुछ कुछ नहीं माँ जी। अरे मैंने अपनी लकड़ियां बांध दी है, चल अब घर चलते हैं। फिर दोनों लकड़ियां लेकर घर आ जाती हैं। कुछ दिनों के बाद वहां बर्फबारी शुरू हो जाती है। बेटा, सबके लिए बढ़िया सा कहवा बना दो। दिसंबर का महीना, ऊपर से बर्फबारी। रूहानी ऊपर से नीचे तक मोटे कपड़ों से ढकी थी और वो फोन पर बात कर रही थी। माँ, इतने कपड़े ओढ़ने के बाद भी ठंड लगती है और ऊपर से पूरा दिन चाय कहवा बना बना कर तो मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी जिद थी ना पहाड़ों में ससुराल की, अब मिला है तो झेलो। माँ, अब आप भी मुझे चिढ़ा रही हो। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, माँ जी और पापा जी के लिए कहवा बनाना है। तब तक अजय भी घर आ जाता है और रूहानी सबके लिए कहवा लाती है। ओहो, ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया है रूहानी। अरे मैं तो तुरंत ही बनाकर लाई थी, इतनी जल्दी ठंडा भी हो गया? हाँ बेटा, यहाँ ऐसा ही होता है।
जाओ सबके लिए दोबारा गर्म करके ले आओ, और इस बार केतली में डाल कर लाना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे रूहानी को पहाड़ी जीवन के साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चल रहा था। पहाड़ों पर रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सब कुछ उसके मायके से बिल्कुल अलग था। उसी शाम, रूहानी, बाहर बहुत स्नोफॉल हो रहा है। तुम्हें तो स्नोफॉल देखना पसंद है ना? चलो बाहर देखने चलते हैं। रूहानी रजाई में लेटी हुई थी। नहीं, मुझे नहीं देखना, तुम जाओ। अरे देखना कैसे नहीं है? तुम ही तो बोलती थी ना पहाड़ों में कितना मजा आता है। चलो ना मेरे साथ। अजय रूहानी की रजाई उठा लेता है और उसे खींचकर बाहर ले जाता है। मुझे नहीं जाना, मुझे ठंड लग रही है। ऐसे बोलते ही रूहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम ठंड के मारे रो रही हो? और सब लोग हंसने लगते हैं। बेटा, पहाड़ों में ससुराल होने के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम धीरे धीरे ढल जाओगी, जैसे मैं ढल गई। लेकिन फिलहाल तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने मायके होकर आना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी सास की बात सुनकर रूहानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हाँ, मुझे कुछ दिनों के लिए सच में घर जाना है। रूहानी समझ गई थी कि पहाड़ों में ससुराल होने के बारे में सोचने और असल में वहां रहने में बहुत फर्क है।